हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्टडीज़ इरा में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेलिस एंड दियर फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। सेल के ऑर्गेनेलिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। सेल के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, सेल टाइप्स को हमने फ्लो चार्ट की मदद से यहाँ पे दिखाया है। सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इसके कुछ मुख्य एग्जाम्पल को हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल के इन दो एग्जाम्पल को मैंने मेंशन किया है। पहला है बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्केई। यूकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल को मेंशन किया है। उसके एग्जाम्पल हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगाई सेल एंड प्रोटिस्टा सेल। ये डायग्राम की मदद से हमने इसको दिखाने की कोशिश किया है। आई होप कि वो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उसका डायग्रामेटिकली कैसे व्यू होता है आप देख सकते हैं। अब जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसके सेल का रेंज जो होता है 0.1 टू 5.0 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अपेक्षा बहुत ही काफ़ी छोटा होता है। अब जानेंगे यूकैरियोटिक सेल के साइज का रेंज क्या होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइज का रेंज जनरली 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं कि कुछ इसेंशियल फंक्शन करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और बॉडी के कुछ अनदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें भी मदद करने का काम करते हैं। चलिए अब अगला पार्ट पे चलते हैं इसके। तो इसका अगला पार्ट में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे डायग्राम की मदद से यहाँ दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। एग्ज़ाम में इसका डायग्राम पूछता भी है बनाने के लिए। सबसे ऊपर देखिए सेल वाल होता है, कैप्सूल्स होते हैं, पिलाई होती है, राइबोसोम होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फ्लैजेलम होता है, प्लाज्मिड होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये सब ऑर्गेनेलिस से मिलकर प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इसको डिटेल में जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलिस के बारे में। पहले जानेंगे हम सेल वाल के बारे में। सेल वाल क्या होता है। बैक्टीरिया में सेल वाल जो होता है एक प्रकार का आकार देने का काम करता है और उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सेल वाल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकान से मिलकर बना होता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से उसको बचा कर रखता है और मजबूती प्रदान करता है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर उस पर दबाव न बना पाए। अब जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक लेयर बनकर साइटोप्लाज्म को कवर किया रहता है, जो कि सेल के अंदर जितने भी मटेरियल आते हैं जाते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और क्या करता है कि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है, उसकी बैलेंसी को मेंटेन करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट की बैलेंसी को। अब जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक प्रकार का जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें कि सेल की सभी गतिविधियां होती है। साइटोप्लाज्म जो है एंजाइम, साल्ट और भी कई अन्य चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कंटेन किया रहता है। अब जानेंगे न्यूक्लियोइड रीजन के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियोइड रीजन होता है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है वो कंटेन करके रखता है सेल के कुछ
कार्यों के इंफॉर्मेशन होते हैं, ज़रूरी इंफॉर्मेशन होते हैं कि सेल में कैसे क्या कार्य करना है, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सर्कुलर क्रोमोसोम में स्टोर करके रखता है। अब जानेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक में एक ऐसा साइट होता है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और क्या करने का काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है फंक्शनल प्रोटीन में। राइबोसोम का ये काम होता है। अब जानेंगे पिलाई एंड फ्लैजेला के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पिलाई के बारे में। पिलाई क्या होता है? पिलाई एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल के जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अदर सरफेस पे अटैच्ड होता है, जबकि फ्लैजेला होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट देने का काम करता है, गति देने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने का काम करता है फ्लैजेला। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें नेविगेशन देने का भी काम करता है कि उसको एक जगह से दूसरे जगह पर किस जगह पर जाना है। अब जानेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड छोटा गोलाकार एक डीएनए के अणु जैसे ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है। और इसका काम क्या होता है? जीन को कैरी करने का इसका काम होता है। और वो जीन जो होता है हमारी एंटीबायोटिक जैसे हमारे बॉडी में काम करती है। यानी एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में क्या करती है? किसी भी डिजीज़ को स्टॉप करने का काम करती है, रोकने का काम करती है, हमारे बॉडी के अंदर आने नहीं देती है। उसी प्रकार यह क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जैसे काम करता है। अब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। जैसे कि फ्लो चार्ट में बताया गया था कि कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे इलेबोरेट करके समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखा है। अब जानेंगे एग्जाम्पल। इसका पहला है बैक्टीरिया सेल। अब इसके अंदर क्या क्या बैक्टीरिया आते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इश्चेरिशिया कोलाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते हैं। यह एक बैक्टीरिया का नाम होता है जो कि ह्यूमन एंड एनिमल में पाया जाता है। तो ह्यूमन एंड एनिमल में तो ये पाया जाता है, लेकिन उसके किस पार्ट में पाया जाता है, बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है? ह्यूमन एंड एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन यानी कि आंत में पाया जाता है, जो कि फूड पॉइजनिंग काज कराने का काम करता है। इंटेस्टाइन में स्ट्रेन यानी तनाव बनाने का भी काम करती है। इसी बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होता है और स्ट्रेन भी होता है। अब जानेंगे बैक्टीरिया सेल के दूसरे बैक्टीरिया के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। यह रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में कई प्रकार के इन्फेक्शन को फैलाने का। यह स्पेशली थ्रोट, गले में इन्फेक्शन को फैलाता है। या यह कह सकते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन जो भी होता है हमारे बॉडी में, जो गले का इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जानेंगे बैक्टीरिया सेल के तीसरे बैक्टीरिया के बारे में, जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ये जो होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने का काम करता है। कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन होता है। अब जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, जिसका नाम है आर्कियाई बैक्टीरिया कह सकते हैं या आर्कियल सेल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हेलोफाइलस आता है। हेलोफाइलस बैक्टीरिया जो होती है हाई लेवल के सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करती है, जैसे कि साल्ट लेक, जो नमक वाले झीलें होती है, उन सबों में ये हेलोफाइलस बैक्टीरिया पाया जाता है। अब जानेंगे थर्मोफाइलस बैक्टीरिया के बारे में। थर्मोफाइलस बैक्टीरिया जो होती है वो एक्सट्रीम हीट कंडीशन में रहने पसंद करती हैं। एक्सट्रीम हीट कंडीशन यानी कि जहाँ पर ज़्यादा गर्म वाली एरिया होती हैं वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाई जाती है। अब जानेंगे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया के बारे में। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होती हैं ज़्यादातर एनारोबिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। एनारोबिक इन्वायरमेंट मतलब जहाँ आर्द्र भूमि को एनारोबिक इन्वायरमेंट कहते हैं।
और वहाँ पे ये मीथेन को प्रोड्यूस करती है। अब चलते हैं सेल के दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। दूसरा टाइप है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक प्रकार का ऐसा सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यह बहुत ही जटिल, बहुत ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटा किंगडम के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत किया गया है, जो कि इसको अलग एक ही सेल के अंतर्गत कई इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट को बनाए रखने में मदद करता है। और सेल के अंतर्गत जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उसको भी ये परफॉर्म करने में मदद करता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अगेंस्ट ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये बहुत ही लार्जर, बड़ा होता है और इसको बड़ा होने में भी यह मदद करता है। अब चलते हैं सेल का यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम में यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है और इसमें क्या क्या ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। ये एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर कभी भी पूछ सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी दे देता है कुछ नंबर्स में, तो आप इसको बना सकते हैं, डायग्राम को बना सकते हैं। इसमें ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं इन ऑर्गेनेलिज के बारे में, किस ऑर्गेनेलिज का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, वो अब समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल का पहला जो ऑर्गेनेलिज है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब जानेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से भी जानते हैं और यह सिंगल लेयर नहीं, यह डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना होता है। डबल यानी कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि साइटोप्लाज्म अंदर से मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मेन वर्क ये है कि उसके अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करके, अलग करके रखता है। और ये जो मेम्ब्रेन जो होता है 2 लिपिड बाई लेयर से मिलकर बना होता है। पहला जो हो जाएगा इसका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा हो जाएगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है कि सेल के अंदर का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम को कंटेन करके, स्टोर करके रखता है, जहाँ पर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब जानेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है एक प्रकार का सेल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसका स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, स्फेरिकल, गोल सा होता है। और इसका पहला फंक्शन ये होता है कि जितने भी राइबोसोम होता है उसको असेंबल करके रखता है और उसको प्रोड्यूस करता है। अब जानेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स जो होता है कि सेल के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स का वो लंबे लंबे होता है, सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है सेल के अंदर पाया जाता है, उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। और जो सेंट्रियोल्स जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। ये सेंट्रियोल्स जो होता है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न यानी कि सेल का जब वर्गीकरण होता है, सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्लासिफाइड होता है या फिर डिवाइड होता है, तो उसमें इसका बहुत ही अहम रोल होता है। अब जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ER के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह एक एक नंबर का एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में उसके लेयर पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका लेयर में खुरदरापन हो जाता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वह प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और उसके मॉडिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अब जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होता है, उसके लेयर पे, उसके सरफेस पर राइबोसोम जो होता है नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके सरफेस स्मूथ होते हैं, खुरदरापन उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है जो कि लिपिड के सिंथेसिस में, स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट एंड डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है ये सिंथेसिस करता है लिपिड का, स्टेरॉइड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक, अब जानेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होती है जो कि लिविंग सेल के अंदर होती है। यह एक प्रोसेस के द्वारा अमीनो एसिड से प्रोटीन का प्रोडक्शन कराता है, और उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन ट्रांसलेशन कहते हैं। अब जानेंगे गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या होता है? यह एक प्रकार का सेल, यूकेरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलिस में से एक होता है, जो कि लिपिड्स, प्रोटीन्स के पैकेजिंग में, मॉडिफाइंग में और ट्रांसपोर्टिंग यानी कि एक स्थानांतरण में ये मदद करता है। अब जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसका अलग नाम एग्ज़ाम में ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी पूछ सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको अलग नाम से सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि यह सेल के इंटीरियर पार्ट को एक्सटीरियर पार्ट से सेपरेट होने में मदद करता है। उसके सेल के अंदर जो भी इन्वायरमेंट होता है और सेल के बाहर जो भी इन्वायरमेंट होता है, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके रखता है, जिससे कि उसको कोई हानि, नुकसान न पहुँचे। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मेन वर्क था। अब जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ होता है, सेल के अंदर के ये प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर का ये एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ होता है, जो कि सभी प्रकार के ऑर्गेनेलिज को, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं उन सबको ये पकड़कर होल्ड करके रखता है। अब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यह एग्ज़ाम में वन वर्ड में ये पूछ सकता है, ऑप्शनल में भी पूछ सकता है, एक नंबर में ये पूछता है जनरली। ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसको तो पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया गया है, लेकिन इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है, ये एनर्जी को जनरेट करता है, जिसके वजह से सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। ठीक, रिस्पायरेशन करने में यह मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम को कंटेन करके रखता है, जो कि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में यह मदद करता है एंजाइम। अब जानते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम जो होता है एक प्रकार का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सेलुलर ये स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना होता है, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, सेंट्रोसोम रिपीट करता है, और जैसे ही डिवीजन या विभाजन स्टार्ट होता है, दो सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट छोर या साइड पर चले जाते हैं, ये होता है सेंट्रोसोम।
अब जानते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जो होता है सेल के अंदर का एक एम्प्टी स्पेस होता है जो कि डिस्पोजल सब्सटेंस को स्टोरेज करने में मदद करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल को सर्वाइव करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की, फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको ये स्टोर करने में मदद करता है, स्टोर करके रखता है ताकि सेल को सर्वाइव कर सके। और यह सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी स्टोर कर लेता है ताकि सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन काज ना हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक के संबंधित आपको समस्या हो रही है तो कमेंट करें ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। किसी भी प्रकार का नोट्स, क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके वहां से आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद।